आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए छंद, जैसा कि मैंने कहा था, मैं नेक्स्ट वीडियो में छंद लेकर आऊँगा। तो देखिए, ये छोटे क्लासों में ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप इसको याद करें, इससे रिलेटेड प्रश्न भी नहीं पूछते। सिर्फ आपके 2 छंद हैं 10th क्लास यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, एक रोला और एक सोरठा। तो आपको सिर्फ फेयर कॉपी पे उसी का ही बनाना है, नोट्स अपना बनाइए और उसको सीखिए, एक एग्जाम्पल और डेफिनेशन। लेकिन उससे रिलेटेड जो है बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, शब्द हैं, बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये आपको हमेशा आगे तक क्लास में जो है आपको फ़ायदा देंगी। तो अब जानते हैं हम लोग कि ये सब हैं क्या, ठीक है। तो अब ये हैं क्या, तो यही हम लोग क्लियर करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आता है कि छंद होता क्या, मतलब क्या होता है। तो छंद का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। क्या होता है? बंधन अर्थ होता है कि जब जो हम लोगों के भाई कोई भी शब्द बनता है तो वर्णों से बनता है, यानी अक्षरों से। अब उनको किसी एक क्रम में, मात्रा की गणना के अनुसार, तुक के हिसाब से, यति और गति के आधार पे, इन नियमों में बांध कर उसके जो सही से शब्दों की योजनाबद्ध तरीके से कोई रचना की जाती है। काव्यात्मक रचना या किसी भी प्रकार की हो सकती है, गद्य भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर पद्य में ही मिलता है ये। तो रचना की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं, ठीक है। अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते कि रस, छंद, अलंकार ये होते क्या हैं। बस मालूम है, रट लिया, चले आए और उसको एग्ज़ाम में लिख दिया। तो उसके बाद फिर ये आता है कि देखिए, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार भी परिभाषा लिखी हुई है। क्या है? अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियम से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है, ठीक है। तो अब ये आपको डेफिनेशन कोई एग्जाम में नहीं आनी है, आपको सिर्फ जानकारी होनी चाहिए कि क्या है। इसकी वजह से मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। अब ये बात आती है कि ये तो ठीक है, छंद समझ लिया हम लोगों ने, तो ये जो ये आ रहा है इसमें मात्रा, गणना, यति, गति, ये सब क्या है। तो ये सब कुछ आपको इसमें पूरी तरीके से पता चलेगा। तो देखिए, पद क्या होता है, सॉरी पाद, पाद या चरण का मतलब क्या होता है। आपने कोई भी रस, सोरठा में, या हम लोगों ने पहले तुलसीदास के इनके सबके दोहे पढ़े, तो आपने ध्यान से देखा होगा तो बीच में कामा करके जो है, इधर एक लाइन लिखी होती थी, एक लाइन इधर लिखी होती थी, कामा करके एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। तो ये जो लाइनें हैं शुरुआती कामा से पहले, इन्हें ही हम चरण या पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण या पाद कहते हैं। तो अब ये भी 3 में विभाजित कर दिया गया, एक समचरण, एक अर्ध समचरण और एक विषम चरण। समचरण में जितने भी चरण होंगे सभी में बराबर मात्राएं होंगी। अर्ध समचरण में जो होगा, देखिए एक चीज समझ लीजिए जरा, पद है आपका ये जो कामा से पहले है, पाद जिसको कहते हैं, और पूरी लाइन को चरण कहते हैं, ये कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब कहीं कहीं इसी को चरण को बोल देते हैं, सिर्फ ये कामा वाली लाइन को। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन मत पैदा करिए। आप सीधी सी बात याद रखिएगा कि जो कॉमा से पहले लिखा है वो आपका क्या है? पाद या चरण। तो सम जब सभी पूरे रचना जो है हमारी, उसमें सभी जितने भी चरण आए सब में समान मात्रा हो तो वो समचरण वाला होगा, ठीक है। और अगर अर्ध सम होगा तो जैसे कामा से पहले कुछ अलग मात्राएं होंगी और बाद में अलग मात्राएं होंगी, जैसे सोरठा और दोहा में होता है। और विषम चरण में कोई मतलब ही नहीं है, 6 चरण होंगे और सब में अलग अलग होगी, समानता होगी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कुंडली और छप्पय है ना, तो ये सभी याद रखिएगा आप। इसके बाद अब बात आती है कि वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण हम सब लोग समझते हैं, यानी अक्षर जो होते हैं, ठीक है। अक्षरों को ही वर्ण कहते हैं हम लोग, का, खा, गा, ये जितना बोलते हैं ये सब वर्ण है। तो अब या तो ये आप लघु बोलेंगे या तो आप ये दीर्घ बोलेंगे, यानी उच्चारण देर तक करेंगे या तो धीमी तक करेंगे। तो ये हास्य और लघु का मतलब क्या हो गया। तो हास्य और लघु में देखिए, कोई भी रचना की गई है तो बिना वर्ण के हो नहीं सकती। और वर्ण में भी या तो जल्दी बोलने जाने वाला वर्ण होगा या तो धीमे बोले जाने वाला वर्ण होगा। तो देर तक जिसका उच्चारण किया जा रहा है उसको हम दीर्घ यानी गुरु बोल देते हैं, और जिसे जल्दी बोला गया उसे हस कह देते हैं। अब हास्य वर्ण जो होता है, तो इसको याद रखिएगा, जब कहीं हमको मात्राओं की गणना करनी पड़ती है, ठीक है। उच्चारण से तो समझ में आ गया, लघु जो जल्दी बोल दिया जाए, जैसे आ, ई, उ, मा, बिना छोटी मात्राएं जितनी होती हैं, छोटा आ, छोटा ऊ, है ना, ये सब मात्राएं जितनी भी हैं, छोटी ई, तो जिसमें भी लगेंगी वो सब लघु ही बोले जाएंगे। तो इसको ये खड़ी डंडी, इससे हम लोग डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी काउंटिंग जो होगी, गिनती 1 की जाती है। अब कुछ नियम होते हैं कि कब हमको ये लघु लगाना है कब नहीं। तो ये तो मोटा मोटा आप जान गए कि जो भी छोटी मात्रा से संबंधित लघु शब्द होगा जिसका उच्चारण बहुत जल्दी हो रहा है, तो उसमें क्या लगेगा?
आपका लघु लगेगा। अब कुछ नियम है कि जैसे संयुक्त व्यंजन स्वयं लघु होते हैं, ठीक, जैसे जोड़ दिया जाए आधा आधा करके लिख दिया जाता है ना, ठीक, यमोत्तर है ना, संयुक्त अक्षर जैसे यही लिखा है तो इसमें का आधा है तो उसको लघु ही माना जाता है। फिर संयुक्त अक्षर से पहले आए लघु वर्ण पर कोई भार नहीं पड़ता तो वह लघु ही रहता है। अब जैसे ये संयुक्त अक्षर में यू तो छोटा ही है तो यहाँ पर तो यही रहेगा। जैसे नित्य लिखा शब्द तो नित्य को नी जल्दी पढ़ा जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो आपको शब्द मिलेंगे उसमें आधा ये संयुक्त अक्षर से पहले वाले को अगर थोड़ा सा देर से पढ़ा जा रहा है तो वहाँ पर दीर्घ ही लगता है, ठीक है, ये लघु नहीं लगता है। और दूसरा चंद्र बिंदु हमें हमेशा क्या लगेगा, एक सिंगल मात्रा ही, ये इस जगह जैसे ये है ना तो यहाँ पे एक ही लगेगी, ये लघु के ही अंतर्गत आता है। हलंत वालों को भी लघु ही माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये कुछ बेसिक हैं, अभी आपको फ़ायदा मिलेगा जब आप मात्राएं लिखेंगे। और लघु मात्राओं से युक्त सभी वर्ण हास ही होते हैं, ठीक है, यानी अभी आपको बताया था ना छोटी मात्राएं जो होती हैं, छोटी ई छोटा ऊ, तो इसके बाद हास्य स्वर के साथ संयुक्त स्वर हो तो भी लघु ही माना जाता है। ये तो कुछ नियम है आपके। अब दीर्घ क्या होता है, तो दीर्घ मैंने आपको बताया जिसको देर तक उच्चारण किया जाए, तो इसमें ये एस जैसा कुछ इस तरीके का बना होता है, ठीक है, ऐसे जो है ये ऊपर वाली बिल्कुल फ्लैट होती है, फिर ऐसे नीचे हल्का सा मोड़ ऐसे इस तरीके से। तो कुछ जल्दबाजी में लोग ऐसे भी बना देते हैं, यस, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इसको क्या पढ़ते हैं, और इसकी काउंटिंग होती है 2, इसकी काउंटिंग कितनी होगी, 2 होगी। मात्राओं के आधार पर अगर हम करेंगे तो इसकी काउंटिंग 2 होगी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसके भी कुछ नियम होंगे इनको लगाने के। तो इसको लगाने के नियम देखिए ये हैं कुछ, कि अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी वाले, जैसे कंस है तो ये कंस में का जो होगा तो इस कंस वाले पे हमेशा क्या लगेगा, गुरु लगेगा, याद रखिएगा। तो अब ये कुछ ऊपर भी दे रखे हैं इन्होंने, ठीक। अब अगला है कि विसर्ग वर्ण, तो विसर्ग का मतलब ये 2 बिंदी वाले, इनमें भी क्या आएगा, गुरु, यानी ला वो बड़ा वाला ये एस वाला के तरीके, इसको दीर्घ पढ़ते हैं तो ये दीर्घ का गुरु कहिए, तो दीर्घ का गुरु आएगा इनमें। इसके बाद ये उदाहरण के साथ है, दीर्घ गुरु मात्राओं वाले दीर्घ ही होते हैं, तो ये तो मालूम ही है, दीर्घ मात्राएं यानी बड़ी, जैसे बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ, ये ए आई ओ औ, ये सब क्या होती हैं, बड़ी दीर्घ मात्राएं कही जाती हैं, देर तक इनका उच्चारण किया जाता है, तो इनमें हमेशा दीर्घ ही लगेगा, यानी गुरु ही लगेगा, ठीक है। और इसके बाद कहीं कहीं पर कुछ अपवाद हो सकते हैं कि अगर जल्दी से उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पर नहीं लगाया जाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भी हो गया आपका, है ना। और इसके बाद कभी कभी चरण पूर्ति के लिए भी अंतिम में क्या कर दिया जाता है, दीर्घ लगा दिया जाता है। अगर चरण में दोहा है लेकिन नहीं बन रहा तो खो जाता है, आपको इस तरीके का कोई कहीं नहीं जल्दी जल्दी मिलता है। संयुक्त अक्षर या उसके ऊपर अनुस्वार हो तो भी हास स्वर गुरु माना जाता है। संयुक्त अक्षर अगर 2 जुड़े हैं, ठीक है, और उसके ऊपर अगर अनुस्वार यानी बिंदी लगी है तो भी उसको हम क्या मानेंगे, हास स्वर हो तब भी हम उसको गुरु ही मानते हैं, ठीक है। और संयुक्त अक्षर से पहले वर्ण गुरु ही आता है। अब देखिए वहाँ कंफ्यूज कर दिया इन्होंने, वहाँ पे नहीं बोला, वहाँ पे लघु बोल दिया, लेकिन याद रखिए संयुक्त से पहले हमेशा क्या आएगा, गुरु आएगा, 1-2 अपवाद छोड़ के ज़्यादातर गुरु ही लिखा जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका कि हाँ, ये बात तो बता ही दी गई कि कुछ जो बोलने में शब्द हास की तरीके वर्ण पर नहीं पड़ता है अगर जोर से बोलने में तो फिर वहाँ लघु ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसे धृष्ट है तो अब धृष्ट बहुत जल्दी पढ़ा जा रहा है, ठीक है, धृष्ट को जल्दी पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर धृष्ट में तो कायदे से गुरु ही होगा, लेकिन यहाँ हाँ देखिए, यह धृष्ट, तो इस हाँ का इस धृष्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए इस हाँ में लघु ही रहेगा। जबकि धृष्ट जो है तो धृष्ट में शिष्ट और ध्र के अगर कंपेयर करेंगे तो ध्रा देर तक बोल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमको दीर्घ ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हाँ का कोई लेना देना नहीं उससे, इसलिए उसमें लघु लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद मात्राएं क्या होती हैं, तो यही इन्हीं को मात्रा बोलते हैं। ये जो दीर्घ उच्चारण के लिए हम लोग इस लघु सिंबल का प्रयोग करते हैं, इसको 1 गिनते हैं, और दीर्घ उच्चारण के लिए, दीर्घ वर्ण के लिए हम लोग इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, इसे हम गुर कहते हैं। इसको 2 मात्रा के रूप में गिना जाता है, गणती रूप में, ठीक है। और फिर आता है यति, क्या होती है, तो यति जब आप कुछ पैराग्राफ बोलते हो तो आपको रुकना पड़ता है थोड़ी देर, तो जब वहाँ कामा लगा होता है, जैसे यहाँ पर कामा लगा है तो इसको आपको पढ़ने का तरीका तो ये हुआ, मैं इनमें उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, इसी मात्रा 2 होती है, तो इसकी तो हम रुके ना बीच में, तो यही यति है, इसी को क्या कहते हैं, यति, विराम को ही, ठीक है। तो वो तो कई जगह पर आपके छंद के आधार पे आपको कामा लगाया गया होगा, या हम लोग हिंदी लिखते हैं तो लगाते हैं, तो वो यति ही है, क्या है,
हम लोग वहाँ अर्धविराम बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पर छंद के हिसाब से उसको यति बोला जाता है। और गति, गति यानी इन्हीं का प्रवाह, मात्राओं के क्रम के आधार पर कुछ एक प्रवाह होगा कि हम किसको देर तक पढ़ें, किसको जल्दी पढ़ें, ठीक है, थोड़ा सा। तो छंदों को पढ़ते समय जो एक प्रकार का प्रवाह होता है, जो उसी को गति कहते हैं। और तुक क्या होता है? तो तुक जैसे आप पीछे कई बार तुकबंदी में गणना, है ना, या इस तरीके का अगर बोलें कि जैसे उदाहरण में अगर कोई लें तो जैसे धावे आवे, है ना, निसेनी उमगाई आई, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो तुकबंदी शब्द होते हैं, ठीक है। तो तुकांत कुतांक दो तरीके के हो सकते हैं ये छंदों में। तो तुक भी आप समझ गए होंगे कि छंदों में तुक का मतलब क्या है। और फिर वार्णिक गण आते हैं। तो वार्णिक गण थोड़ा, जब आप डीप छंद पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप तो साइंस साइड में आपको 12th तक में भी इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कोई डिफिनेशन वगैरह में इन शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या है। तो जो वार्णिक गण होते हैं, यानी वर्णों का समूह होता है, तीन तीन अक्षर जो होते हैं वर्ण, उनकी मात्राओं की गणना को जो है क्या बोलते हैं? एक गण बोलते हैं। तो इन गणों की कुछ संख्या मान ली गई है 8, यानी कुल मिला के 3 अक्षरों के कॉम्बिनेशन है कि आप कितने डबल मात्रा, सिंगल मात्रा, सिंगल सिंगल, डबल डबल सिंगल, इस तरीके से। तो ऐसे 8 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इन्हीं को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? वार्णिक गण। तो ये वार्णिक गण और इनका जो मात्राओं का क्रम है और इनके एग्जाम्पल हैं वो आपको मैं एक टेबल में दिखा रहा हूँ। इसे शॉर्टकट से इस तरीके से याद किया जाता है, कैसे कि आपका शॉर्टकट जो है वो कुछ इस तरीके का है। ये लिखा हुआ है यमाताराज भान से लगा, है ना। अब ये आप अपना अपना है कि या माता राज भान, भाना सा लगा, है ना। अब जैसे आप उसको तोड़ के जहाँ से रोक के पढ़ना चाहें, ये सबके पहले पहले अक्षर हैं, ठीक है, जो फॉर्मेट है कि लघु गुरु गुरु लघु गुरु हैं, लघु गुरु लघु लघु लघु, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो देखिए अब जैसे ये है आपके, ये कुछ गण हैं। ये क्या होता है? जो मात्रिक छंद होते हैं वहाँ पर इनकी काफ़ी भूमिका होती है। जब हम इस ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया, अब यगड़ तगड़ मगड़ मगड़ ऐसे करके कॉम्बिनेशन होते हैं, तो उसी हिसाब से शब्द पिरो जाते हैं कि ये क्रम ना बिगड़ पाए। इसीलिए छंद थोड़ा लिखना काफ़ी कठिन होता है। आज के वर्तमान समय में तो छंद लोग लिखते ही नहीं हैं, सब मुक्तक लिखते हैं जिसमें मात्राओं से कोई लेना देना नहीं होती है। तो अब जैसे गढ़ के नाम आपके कितने लिखे हुए हैं इसमें, देखिए ये यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ठीक है ना। और इनके वर्ण रूप का कुछ ये फॉर्मेट होगा, वर्णों का जो क्रम होगा कुछ इस तरीके से, पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा, ठीक। तब इनके जो मात्राओं का फॉर्मेट होगा तो देखिए कुल कितने कॉम्बिनेशन हो, लघु गुरु गुरु, तीनों गुरु, दो आगे के गुरु फिर लघु। तो यही कॉम्बिनेशन ही क्या है? आपके जो है गण हैं, ठीक है। और उदाहरण में जैसे इस तरीके के पराया, राजाज्ञा, है ना, वाचाल, तो ये आप तो समझ ही रहोगे कि बड़ा लिखा है तो गुरु गुरु फिर लघु। तो इस तरीके से ये जो लिखा जा रहा है, तो ये क्या हुआ आपका? अब जैसे प्रकाश है तो प्रकाश में क्या रहेगा? जल्दी से उच्चारण हो रहा है तो लघु ही रहेगा, फिर का बड़ा है तो दीर्घ। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके गढ़ हो गए। तो ये कुछ जो मात्रिक छंद होते हैं उनमें इनकी भूमिका होती है। इनकी डिफिनेशन में ये पता चलता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जैसे लास्ट में यगड़ यगड़ आ रहा है तो उसको कुछ और बोलेंगे, मगड़ तगड़ का क्रम बिगड़ रहा है, टूट रहा है, तो उसको कुछ और बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके ये हो गए। फिर आगे करते हैं हम लोग कि वार्णिक अब छंदों के देखिए प्रकार। तो छंद जो होते हैं वो अलग अलग बुकों में आपको हो सकता है अलग अलग मिल जाए। तो ज़्यादातर मुख्य इसमें 2 दिए हैं, लेकिन 3 होते हैं, ठीक है। कितने? 3। तो कौन कौन से? एक हो गया वार्णिक छंद, एक मात्रिक छंद और एक मुक्तक छंद, ठीक है। लेकिन इन्होंने 2 बांटे हैं, बाकी मुक्तक छंद और वार्णिक वृत्त और आपके उभय छंद ये अलग रख दिए हैं इन्होंने। तो ये आपके ऊपर है, अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग राइटर ने किया है। आप मुख्य 3 याद रखिएगा। कौन कौन से? एक वार्णिक छंद याद रखिए, एक कौन सा है आपका? वार्णिक छंद है, और एक आपका मात्रिक छंद है, और मात्रिक छंद के बाद आपका कौन सा है? मुक्त छंद, वर्णिक वृत्त और आपकी जो है उभय, ठीक है। तो अब देखिए हैं क्या ये वार्णिक वाले में क्या होगा कि ये खुद 2 प्रकार के होते हैं वार्णिक, एक साधारण और एक दंडक। तो जिसमें वर्णों की संख्या कितनी होगी 1 से 26 तक, उनको हम लोग बोलते हैं साधारण छंद। और जिनमें 26 से ज़्यादा वर्ण होंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? दंडक बोलेंगे, ठीक है। अब ये सब दंडकों के प्रकार ही हैं, दंडक और साधारण के।
वसंतालिका, पंचमार। तो इतना डीप आपको क्या 12th तक में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए सब कुछ बता रहा हूँ। ये किसी न किसी व्यक्ति को तो कहीं ना कहीं जो मेरा वीडियो देख रहा होगा उसके काम तो आएंगे ही ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये तो आप क्लियर हो गया होगा, इसको पढ़ लीजिए, वीडियो रोक के जरूर आप। फिर है मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद की अगर बात करें तो मात्रिक में मात्राओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना, मात्रा की गणना के आधार पर बांटे जाते हैं मात्रिक छंद। तो ये भी एग्जाम्पल में आपके बहुत सारे हैं। तो ये कौन कौन से, चौपाई हैं, रोला हैं, दोहा है, सोरठा हैं। ठीक है, चौपाई में हर चरण में बराबर बराबर मात्राएं 16 16 होती हैं। रोला में 24 24, दोहा में 13 11 करके होती हैं ना, हर एक पद में, एक चरण में। और सोरठा में इसी का उल्टा हो जाता है। ठीक, ये आप में सिर्फ रोला और सोरठा 10th क्लास में केवल दो ही हैं ये। तो आपको ये दो ही आपको तैयार करने हैं। ठीक है, और उसके बाद मात्रिक छंद के बाद मुक्तक की बात करें तो आधुनिक काल में बिना मात्रा के बंधन के जो है कुछ भी लिख देते हैं, क्रमों का जो है ध्यान में रखते हुए। तो इन छंदों को ही हम लोग क्या कह देते हैं, अवर्णों की कोई संख्या निर्धारित नहीं होती, उनके हर पैराग्राफ में कम ज़्यादा हो जाए वर्ण। ठीक है ना, क्योंकि देखिए मात्रा बात अलग है, वर्णों का क्रम बात अलग है। वर्णों की गिनती भी साथ में गिन रहे हैं तो वाणिक छंद हो गए, मात्राओं को सिर्फ गिन रहे हैं तो वो जो है आपके मात्रिक छंद हो गए। और मुक्त जिसमें ना वर्ण का कोई क्रम है ना मात्रा का, कोई भी किसी क्रम में आगे पीछे लिख दिया स्वच्छंद रूप से, तो यही हम लोग मुक्त छंद या क्या कहते हैं, स्वच्छंद छंद भी कह देते हैं। जैसे जूही की काली, निराला की कविता, ये सब जो हैं इनमें ज़्यादातर मुक्त छंद ही, आधुनिक कवियों ने जितना लिखा है वो सब ज़्यादातर मुक्त छंद ही लिखा हुआ है। फिर वाणिक व्रत की बात करें तो वाणिक व्रत क्या हो गया ये, तो ये एक है तो वाणिक छंद ही। ठीक है, लेकिन क्रमबद्ध होता है, इसमें मात्राएं जो होती हैं वो सही से जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता उनमें। ठीक है, नियोजित क्रम से तो होते हैं वर्ण जो होते हैं सारे। ठीक है ना, तो और समान होंगे, हर लाइन में एक ही क्रम होगा, तो इसलिए इनको समछंद भी बोल देते हैं हम लोग। क्या बोल देते हैं, समछंद। और इनका जो लघु क्रम का वर्ण का क्रम जो होगा वो निर्धारित होगा, कि पहले लाइन में आखिरी में गुरु आ रहा था, फिर सब में गुरु ही आएगा, एक एक छोड़ के आएगा, तो ये लास्ट का क्रम भी इनका क्या होता है, निर्धारित होता है। और उसके बाद आता है आपका कौन सा, वाणिक व्रत। तो ये हो गया आपका, कन्फर्म है ना। ये कुछ उदाहरण दिए हैं कि किस में आपको मिल जाएगा। और उभय छंद की बात अगर करें तो इनमें दोनों ही जो है विशेषता पाई जाएंगी। उभय का मतलब ये होता है दोनों, इसमें मात्रा और वर्ण दोनों, तो इस हिसाब से क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपका इतनी बेसिक चीज़ आप जान गए कि सब शब्दावली क्या है, छंद क्या है। छंद तो हम लोगों के जो है शायद सही से मुझे याद तो नहीं है, लेकिन शायद यथुर्वेद में जो है इसका वर्णन है छंदों का। तो नहीं, यथुर्वेद कन्फ्यूजन है मुझे अभी, लेकिन एक, हाँ, हम लोगों के इन वेद और पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। तो वो बहुत बड़ा वर्णन है, अगर उनको इतना डीप पढ़ेंगे आप तो आपकी रामायण से भी ज़्यादा लिखा हुआ है उनके विषय में। तो ये आप तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके जो सिलेबस के हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा।